हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोपैडिक वर्ल्ड। मैं लक्ष्मी दुबे आज इस वीडियो में रिलायबिलिटी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगी। इसमें हम बात करेंगे रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के मेथड्स के बारे में। जो रिलायबिलिटी के टाइप्स बताए गए थे, जिसमें टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी और इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी है, और इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी के अंतर्गत आता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इन तीनों को कैलकुलेट करने के मेथड के बारे में आज इस वीडियो में बात की जाएगी। अगर आपने रिलायबिलिटी से रिलेटेड पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट क्या होता है। रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ट्रू स्कोर वेरिएंस और टोटल स्कोर वेरिएंस का रेशियो होता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये मालूम होगा, उसमें क्लासिकल टेस्ट थ्योरी जो रिलायबिलिटी से रिलेटेड है उसकी बात की गई थी। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी ये कहती है कि जो एक टेस्ट का टोटल स्कोर हमें मिलता है वो टोटल स्कोर ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर से मिलकर के बनता है। तो ट्रू स्कोर जो होता है वो रिलायबिलिटी को डिनोट करता है। ट्रू स्कोर के बेस पर ही हम रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को ज्ञात करते हैं। तो जो मेन टाइप्स की बात की गई थी रिलायबिलिटी की, जिसमें टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी है, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी है, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है और स्कोरर रिलायबिलिटी है। इसमें हम इन दो मेथड्स की बात करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक टेस्ट होता है हमारे पास, यानी कि एक टेस्ट का जो सिंगल फॉर्म होता है उसको एक ही सैंपल पर 2 बार एडमिनिस्टर कराया जाता है, और जब 2 बार एडमिनिस्टर कराया जाता है तो उनके बीच में एक रीजनेबल टाइम गैप रखा जाता है। वो टाइम गैप ना तो बहुत ज्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है। तो जब हम 2 बार एडमिनिस्टर करा लेते हैं तो हमें मिल जाते हैं 2 सेट्स ऑफ स्कोर्स, यानी कि हमें मिल गए 2 स्कोर्स, 2 सेट्स ऑफ स्कोर। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों सेट ऑफ स्कोर के बीच में कोरिलेशन ज्ञात करते हैं। कोरिलेशन ज्ञात करने के लिए हम पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का यूज करते हैं। इसके फॉर्मूले को आगे की जो सेक्शन में डिस्कस किया गया है और इसके बारे में डिटेल में हम एक अलग सेक्शन में बात करेंगे। तो हम पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का यूज करके दोनों सेट ऑफ स्कोर के बीच में कोरिलेशन ज्ञात कर लेते हैं, तो हमें मिल जाती है रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट की वैल्यू, यानी कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है उसी को हम रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट की वैल्यू कहते हैं। तो एक तरीके से रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट और कोरिलेशन कोएफिशिएंट को एक माना जा सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो जो हमें टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी से रिलेटेड रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ज्ञात होता है उससे हम टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि टेम्पोरल स्टेबिलिटी और इंटरनल कंसिस्टेंसी में क्या डिफरेंस है। जहां पर टाइम गैप की बात आती है वहां पर टेम्पोरल स्टेबिलिटी की बात की जाती है। तो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी की। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी डिनोट करती है होमोजेनिटी ऑफ द टेस्ट को। होमोजेनिटी को कहते हैं समजातीयता। समजातीयता जो टेस्ट की होती है वो क्या होती है कि जब टेस्ट एक ही ट्रेड को मेजर कर रहा हो, जिस ट्रेड को उसे मेजर करने के लिए बनाया गया है वो उसी ट्रेड को मेजर कर रहा हो और आइटम जो हो उसके वो उसी से रिलेटेड हो, तो उस टेस्ट को हम समजातीय टेस्ट कहते हैं। अगर उसी से रिलेटेड आइटम्स होंगे और समजातीयता अधिक होगी तो इंटरनल कंसिस्टेंसी भी उसकी हाई हो जाती है। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी को हमें मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे स्प्लिट हाफ मेथड है, रोलन एंड फ्लैनेगन ने फॉर्मूला दिया है, कुटर रिचार्डसन ने भी फॉर्मूला दिया है, इसका भी यूज करते हैं, और क्रॉनबेक अल्फा का यूज करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर स्पेशली हम स्प्लिट हाफ मेथड को डिटेल में समझेंगे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्प्लिट हाफ मेथड की। तो देखिए स्प्लिट हाफ मेथड में क्या होता है, जो एक टेस्ट हमें मिलना होता है उसको हम 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो, जो पहले टेस्ट रिटेस्ट मेथड की बात की गई थी उसमें क्या किया जाता था, एक टेस्ट को 2 बार एडमिनिस्टर कराया जाता था और हमें 2 स्कोर मिल जाते थे। यहाँ पर हमें 2 बार एडमिनिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें एक ही टेस्ट चाहिए और उसे हम 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। हमें एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं है, एक ही टाइम में काम हो जाएगा। तो हम उस टेस्ट को हमने 2 हाफ्स में डिवाइड कर लिया। उसको डिवाइड करने के लिए स्पेशली यूज किया जाता है ऑड इवन मेथड। इसमें क्या होता है
कि जैसे कि आप मान लीजिए 50 आइटम्स का टेस्ट है, तो 25 आइटम्स ऑड वाले अलग कर लिए जाते हैं, जैसे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, इस तरीके से जो ऑड नंबर्ड आइटम्स होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, और जो इवन नंबर्ड आइटम्स होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हमें 2 सेट ऑफ स्कोर्स यहाँ पर भी मिल जाते हैं। और जब 2 सेट ऑफ स्कोर्स मिल जाते हैं तो हम जो ऑड नंबर्स आइटम्स में करेक्ट आंसर्स जो एग्जामिनीज ने दिए हैं उनके बेस पे स्कोर्स अलग नोट डाउन कर लेते हैं, और जो इवन नंबर आइटम्स में जो एग्जामिनीज थे उन्होंने जो करेक्ट आंसर दिए हैं उसके स्कोर्स को अलग नोट डाउन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें 2 सेट ऑफ स्कोर यहाँ भी मिल जाते हैं, और हम 2 सेट ऑफ स्कोर्स के बीच में प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन मेथड का यूज करके रिलायबिलिटी ज्ञात करते हैं, यानी कोरिलेशन ज्ञात करते हैं। और जो ये कोरिलेशन हमें मिलता है वो होता है हाफ टेस्ट का कोरिलेशन, क्योंकि एक ही टेस्ट को हमने 2 हाफ्स में डिवाइड किया है, तो वो कोरिलेशन कैसा होता है, हाफ टेस्ट का होता है, और रिलायबिलिटी भी हमें हाफ टेस्ट की मिलती है। तो जब हमें हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी मिल जाती है तो हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी से तो काम होना नहीं है, तो उसके लिए स्पीयरमैन ब्राउन ने एक फॉर्मूला दिया है, उसका यूज करते हैं, और उसके यूज से हम उस टेस्ट की होल टेस्ट की रिलायबिलिटी ज्ञात कर लेते हैं। पहले हमें प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का यूज करना होता है, तो हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी ज्ञात हो जाती है। यहाँ पर ये फॉर्मूला है RTT इज इक्वल्स टू 2R अपॉन 1 प्लस R। RTT है रिलायबिलिटी ऑफ द होल टेस्ट, और R है रिलायबिलिटी ऑफ द हाफ टेस्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी से रिलेटेड एक वर्कशीट। ये वर्कशीट है जिसमें 8 एग्जामिनीज दिए हुए हैं, और हमने टेस्ट को 2 हाफ्स में डिवाइड किया था। तो जो ऑड नंबर्ड आइटम्स थे, जैसे कि 50 आइटम का टेस्ट था, तो उसमें ऑड नंबर्ड आइटम्स में एक एग्जामिनी ने 25 आइटम्स में से 18 को करेक्ट किया है, और इवन नंबर्स में से 12 को करेक्ट किया है। इसी तरीके से सारे एग्जामिनीज के जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं ऑड नंबर्ड आइटम्स में, और जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं इवन नंबर्ड आइटम्स में, वो इस टेबल में हम यहाँ पर अलग कर लेते हैं। और इसको सेट ऑफ स्कोर है इसको हम x मानते हैं, और जो ये सेट ऑफ स्कोर है उसको हम y मानते हैं, और इन्हीं दोनों के बीच में हम कोरिलेशन ज्ञात करते हैं प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड से। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पियर्सन R यानी प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का ये फॉर्मूला है। वो जो सेट ऑफ स्कोर था x और y, इसके हिसाब से हम वैल्यूज यहाँ पर पुट करा देते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को मेजर करने के लिए डिटेल में हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम कोरिलेशन ज्ञात कर लेते हैं, और जब हमें कोरिलेशन मिल जाता है, यानी कि वो जो कोरिलेशन है वो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ द हाफ टेस्ट होगा, तो उसको वो जो एज्यूम करिए कि वो स्कोर आता है 0.70। तो ये जो स्कोर आया है रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ द हाफ टेस्ट, इसको हम होल टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले में पुट करा देते हैं। जो फॉर्मूला था RTT इज इक्वल्स टू 2R अपॉन 1 प्लस R, इसमें हम इसको पुट करा देते हैं। तो यहाँ पर हमें स्कोर मिल जाता है 0.82, यानी कि हमारा जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ द होल टेस्ट आया है वो आया है 0.82। अब इसके बेस पर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो रिलायबिलिटी है ये कैसी है, टेस्ट रिलायबल है या नहीं है। 0.82 स्कोर आ रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि अगर 0.70 के ऊपर स्कोर आता है तो इसका मतलब कि टेस्ट की रिलायबिलिटी अच्छी मानी जाती है, टेस्ट वो रिलायबल माना जाता है, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी में स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है, कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो मेथड्स हैं इसके इंटरनल कंसिस्टेंसी को कैलकुलेट करने के, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।